हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 4 को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप आपने लेक्चर नंबर 4 देखा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। उस लेक्चर में हमने दो ही प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और दूसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कलर्ड आयन फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं आज के इस लेक्चर में ये वाली प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है हमारा 4th लेक्चर था जो, उसमें ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। थर्ड वाली देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, फोर्थ देखेंगे अलाई फॉर्मेशन, ठीक है, फिर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और फिर हम देखेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो, लिखना स्टार्ट कर दो। तो पहली जो प्रॉपर्टी आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये चार की चार प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, कौन बनाता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आपको सीधा सीधा इसमें लिखना है कि क्यों बनाते हैं, पहले ये लिख लो क्यों बनाते हैं। तो लिखोगे, अगर आपसे ये पूछ लेना कि डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते क्या है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, अभी आपको और समझ में आएगा। बनाते हैं इसलिए वो रीजन यहां लिखो, लिखो ड्यू टू आगे लिखो स्मॉलर साइज, ठीक है, ड्यू टू स्मॉलर साइज, आगे लिखो ऑफ मेटल आयंस। इन मेटल आयंस का स्मॉलर साइज होता है, उसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। दूसरा लिखोगे अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब लिखो थर्ड वाला, देखो पहला ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ मेटल आयंस, मेटल आयन का स्मॉलर साइज जो होता है उसकी वजह से। दूसरे अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहां खाली, वैकेंट का मतलब होता है खाली, खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। और थर्ड पॉइंट आप लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो, लिखो हाई आयनिक चार्जेस, हाई आयनिक चार्जेस, ठीक है। ये तीन रीजन है, जिन तीन रीजंस की वजह से डी ऑर्बिटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। तो आप आगे लिखोगे, इसके आगे लिखोगे लिखो, क्या ऐसे कर दो, ट्रांजिशन metals form number of complex compounds, number of complex compounds, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहली चीज आपको क्या समझनी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बताऊंगा। दूसरी चीज है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये क्यों बनाते हैं, तो इसीलिए बनाते हैं इनका साइज बहुत छोटा होता है, इनके मेटल आयन का साइज छोटा होता है। दूसरा इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, आपको पता है इनमें खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। तीसरा इनके हाई आयनिक चार्जेस होते हैं, है ना, आयनिक चार्जेस हाई होते हैं, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 +7 +5, तो हाई आयनिक चार्ज है ना। जैसे देखो मैग्नीज +7 तो इसके ऊपर आयनिक चार्ज हाई है, ठीक। तो हाई आयनिक चार्ज इन रीजन की वजह से ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को अपने साथ जोड़ लेते हैं जिनको लिगेंड्स बोलते हैं, मैंने आपको बताया था उनको बोलते हैं लिगेंड्स। और ये जो लिगेंड्स होते हैं ना, ये लिगेंड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच, इनको ये अपने साथ जोड़ लेते हैं और जो कंपाउंड्स बनाते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो वही लिखा है इन रीजंस की वजह से ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ये बनाते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं इनकी स्टडी हम करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, मैं आपको वहां और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आपको यहां लिखना है आगे एग्जांपल्स, कैसे कैसे कंपाउंड्स हैं, एग्जांपल्स आ गई, ये FeCN6 ऐसे बनाओ, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एक। आगे ऊपर लिखो 3- चार्ज, ठीक है, ये कंपाउंड हो गया। और हो गया कॉपर NH3
होल 4, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2 प्लस ये कंपाउंड, ठीक है। और भी बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, मैग्नीज H2O, ठीक है, और इसके ऊपर ये बिग ब्रैकेट होती है यहां, इसके ऊपर चार्ज होता है +2 एटसेट्रा। यही इतना ही करना है आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर कि ट्रांजिशन मेटल जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? इन रीजंस की वजह से, स्मॉल साइज होता है, ठीक है। देखो ना, जब हम यहां से यहां मूव करते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, इधर आ जाते हैं S ब्लॉक, यहां आ जाते हैं D ब्लॉक, यहां आ जाते हैं P ब्लॉक। तो S ब्लॉक यहां से इधर जाते साइज छोटा होता रहता है ना, यहां से इधर जाते साइज छोटा होता है, तो D ब्लॉक का साइज S से छोटा होता है, लेकिन है ना, S से छोटा होता है ना, लेकिन P से देखो ना, S से इधर जाते हैं तो D ब्लॉक का साइज कैसा हो गया? छोटा। तो आप ऐसा ही बोल दो सीधा कि D ब्लॉक का साइज थोड़ा छोटा होता है D ब्लॉक एलिमेंट्स का, तो इस वजह से स्मॉलर साइज, और इसमें बहुत सारे वैकेंट खाली D ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। कब प्रेजेंट होते हैं? जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना, तो आपने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या होता है, उनमें बहुत सारे वैकेंट खाली D ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और इनमें हाई आयनिक चार्जेस होते हैं। इन वजह से ये अपने साथ कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को जोड़ लेते हैं जिनको लिगेंड्स बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है इनके ऊपर माइनस चार्ज मोस्टली होता है, ये इनके साथ जुड़ जाता है, तो कुछ कंपाउंड बनते हैं जिनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, जैसे ये वाले। जैसे इसमें देखो, इस कंपाउंड के अंदर ये आयरन है, D ब्लॉक है, D ब्लॉक का एलिमेंट है, ये CN साइनाइड है, CN साइनाइड। तो साइनाइड के ऊपर आपको पता है CN के ऊपर होता है माइनस चार्ज, ठीक। तो यहां इस आयरन की कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो हम आगे वाले चैप्टर में निकालना सीखेंगे। तो ये CN यहां इसके साथ जुड़ा है, 6 CN जुड़े हैं, तो ये कंपाउंड बन गया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसी तरह ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। ये वाटर जुड़ा है, ये अमोनिया जुड़ा हुआ है। वाटर भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, देखो वाटर होता है ना जो, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के 2 पेयर होते हैं ना, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी प्लस की तरफ मूव हो सकता है, प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी में आपको इतना ही लिखना है। आपको अगर क्वेश्चन आ गया वाई D ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो आप यही लिखोगे, ठीक। और इससे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस बेस पे पूरा आगे चैप्टर पड़ा हुआ है ना, वहां से क्वेश्चन पूछेंगे, यहां से नहीं पूछेंगे। इतना एग्जाम में पहले भी पूछा हुआ है कि वाई D ब्लॉक एलिमेंट्स शो कलर, वाई D ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ऐसी चीजें पहले भी पूछी हैं। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, जो इतनी ही थी, मतलब थर्ड ही है ना, ये थर्ड प्रॉपर्टी इतनी ही थी। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अलाई फॉर्मेशन, ठीक है। आपने बचपन से ही सुना हुआ है कि अलाई क्या होता है? अलाई होता है मेटल्स का मिक्सचर, ठीक है। 2 मेटल को मिक्स कर देते हैं तो अलाई बना देते हैं, ठीक। तो D ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं ये बहुत ज्यादा अलाई बनाने में यूज होते हैं, ठीक है। तो क्यों अलाई बनाने में यूज होते हैं वो चीज हम देखेंगे, ठीक। तो आप यहां पहला पॉइंट ऐड करो, पहले देखो अलाई होता क्या है। तो आप लिखोगे, लिखो अलाइज आर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस, अलाइज आर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। Alloys are homogeneous solid solutions of 2 or more metals, of 2 or more metals, ठीक है। आगे लिखो obtained by melting, obtained by melting the components, ठीक है, and melting the components and लिखो and cooling the melt, ठीक है। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत किस्म के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन में आपने पढ़ा होगा सॉलिड इन सॉलिड वाला सॉल्यूशन, मतलब जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड होते हैं, उनको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहां मैंने लिखा है अलाइज आर होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस। अलाई क्या होते हैं? होमोजेनियस होते हैं और सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन होने का मतलब है इनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड होते हैं। तो कैसा बनाते कैसे हैं अलाई? सपोज यहां एक मेटल पड़ा हुआ है सॉलिड, यहां एक मेटल पड़ा हुआ है, ठीक है। मेटल पड़ा हुआ है, मेटल ए है, ये मेटल बी है, ठीक। इसको मेल्ट करते हैं, इसको पिघलाते हैं, मेटल को यहां पिघलाते हैं यहां, तो इस मेटल को भी पिघलाते हैं ऐसे,
ठीक, फिर क्या करते हैं, इन दोनों मेटल को मिक्स कर लेते हैं यहां से। देखो, मेटल्स को पिघला के उनको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उनको फिर से कूल कर लेते हैं, फिर से स्ट्रॉन्ग मेटल बना लेते हैं ऐसे। तो ये जो बन जाता है इसको बोलते हैं अलाई। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि अलाइज क्या होते हैं, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं ऑफ 2 और मोर मेटल्स, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स के। ठीक है, 2 मेटल भी मिक्स हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं कभी कभी। ठीक, और कैसे बनाते हैं इनको, ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग द कंपोनेंट, पहले मेटल के कंपोनेंट जो हमने बनाना है उसको मेल्ट करते हैं और फिर उसको मेल्ट को कूल कर लेते हैं, मतलब जो मेल्ट किया हुआ है उसको ठंडा कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है, अलाई बन जाता है। ठीक, आपने सुना होगा गाड़ियों में अलाइज लगे होते हैं ना, लगाते हैं लोग अलाइज, अलाई व्हील जिनको बोलते हैं वो लगाते हैं, तो वही। ठीक, ये होते हैं अलाइज। आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज मैं आपको यहां ही समझा देता हूं कि अलाइज जो होते हैं उनमें एक चीज होनी चाहिए, जो मेटल हम अलाई के अंदर मिक्स करें ना, मिक्स, उन मेटल्स का साइज, उनके मतलब जो उन मेटल के एटम्स हैं इनका साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, मतलब 15% से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर एक मेटल इतना, एक मेटल का एटम इतना है, दूसरे का एटम इतना है, तो ये दोनों अलाई नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ये दोनों अलाई नहीं बना पाएंगे। ये इस मेटल के अंदर, सपोज ये जो मेटल है जहां ये एटम सेटल हो रहा है ना बीच में, तो वहां ये इतना बड़ा एटम सेटल नहीं हो पाएगा, ये दोनों अलाई नहीं बना पाएंगे। अलाई बनाने की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि उसमें मेटल्स, दोनों मेटल का साइज जो होगा ना उसमें 15% का डिफरेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 15% से कम कम डिफरेंस होना चाहिए, तब हम 2 मेटल को मिक्स कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, उनके एटम्स में, ठीक है, उनके एटम्स में जब हम मिक्स करेंगे, एटम्स मिक्स होंगे ना, तो उन्हें एटम्स में 15% का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, तो अभी आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लिखो, अलाइज आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स, अलाइज आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स, अलाइज आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स whose atomic radii differ, atomic radii differ by not more than 15%। ये आपको पॉइंट ऐड करना जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मतलब अलाइज आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स, मतलब ऐसे मेटल्स को हम मिक्स करके अलाइज बना सकते हैं जिनमें एटॉमिक रेडियाई का साइज 15% से ज्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए एक मेटल के एटम इतने इतने, दूसरे के इतने इतने, उनका हम अलाई बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 15% तक साइज होना चाहिए, उससे बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये मैंने पॉइंट लिख दिया। उसके बाद देखो, ये पॉइंट लिखो, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई, रेडियाई आपको पता है ना, साइज, ठीक है, रेडियस, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, alloys are greatly formed by, ठीक है, by these metals। ठीक, ये आपको लिखना है। देखो, आपको मैंने जब पढ़ाया था ना एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, तो आपने देखा था डी ब्लॉक एलिमेंट के जो, मतलब एटम्स के जो साइज होते हैं ना, साइज वो सेम होते हैं, मतलब उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, कभी आपने देखा था बीच में साइज बराबर हो जाते हैं, कभी थोड़े थोड़े छोटे बड़े, थोड़े थोड़े छोटे बड़े होते हैं, कभी ऊपर वाला जो 3D सीरीज था उसका साइज 4D सीरीज से छोटा होता है, लेकिन 4D और 5D का साइज सेम होता है। तो आपको पता है, आपने अगर इससे पहले जो कुछ पढ़ा है उसको अप्लाई करके आप बोल सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट के सब की प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं। ठीक है, साइज में भी उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी में भी उतना डिफरेंस नहीं होता है, बाकी चीजों में भी उतना डिफरेंस नहीं होता है, सारे के सारे मेटालिक करैक्टर शो करते हैं। तो उस वजह से वो आसानी से अलाई बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो मेटल हम मिक्स कर रहे हैं ना अलाई बनाने में, सपोज ये ए और बी दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं,
तो इन दोनों में अगर ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलें, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैक्सिमम आपस में सेम होती हैं, मतलब इनका साइज भी सेम होता है, इनकी और भी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो इस वजह से इनसे हम अलाई आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो वही यहां मैंने पॉइंट लिखा है, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियाई एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब ट्रांजिशन मेटल का जो मोस्टली रेडियस होता है वो सेम सेम होता है, मतलब सेम सेम साइज होते हैं इनके, 15% डिफरेंस से कम ही होते हैं। ठीक, इस वजह से अलाइज आर रेडली फॉर्म्ड बाय दीज मेटल्स, ये मेटल बहुत आसानी के साथ अलाई बना लेते हैं। तो आपने अगर इससे पहले अलाई का टॉपिक पढ़ा है ना, आपने देखा होगा वहां क्रोमियम प्लस आयरन प्लस फलाना करके अलाई बनाया, ठीक है, किसी में मैग्नीज प्लस आयरन करके डाला है, किसी में कुछ करके डाला है, क्योंकि सबके साइज जो होते हैं सेम सेम होते हैं डी ब्लॉक के। तो अगर हम क्या करें, एक साइज इतना बड़ा ले लें, एक साइज इतना सा ले लें, ठीक है, कोई यहां से पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट ले लें, यहां से कोई बड़ा सा एलिमेंट ले लें डी ब्लॉक से, ठीक है, तो फिर उनमें अलाई बनाना जो है पॉसिबल नहीं है। लेकिन सारे के सारे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, उनमें प्रॉपर्टी सेम सेम होती है, उनका साइज सेम सेम होता है, इसलिए वो आसानी से अलाई फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, आगे लिखो, द allies so formed, the allies so formed are hard and have high melting points। मतलब जो अलाई यहां से हम बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिक्स करके, वो जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हार्ड होता है। ठीक, तो एक किस्म से मेटल जो प्योर मेटल होता है उससे अलाई जो होता है उनका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि अलाई जो होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट मेटल से ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो अलाई भी मेटल से ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्या समझ में आया आपको? अलाइज क्या होते हैं? अलाइज होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, मतलब दो मेटल के मिक्सचर होते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं दो मेटल्स के। तो उनमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सिर्फ वही मेटल आपस में मिक्स हो के अलाई बना सकते हैं जिनमें साइज का डिफरेंस 15% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट सबके साइज सेम सेम होते हैं, मतलब 15% तक डिफरेंस नहीं होता है, उससे भी कम होता है, सबके साइज सेम सेम होते हैं, वो आपने पहले पढ़ा है। ठीक, तो अगर डिफरेंस होता है वो भी बहुत कम डिफरेंस होता है, बाकी सेम सेम होते हैं। ठीक, इस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स आसानी से अलाई बना सकते हैं। ठीक है, आसानी से अलाई बना सकते हैं क्योंकि साइज का डिफरेंस सेम है, बाकी भी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक की सेम सेम होती हैं, तो इसलिए अलाई बना सकते हैं। तो जो अलाइज बनते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है, आपसे अगर कोई ये पूछ ले वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म अलाइज, तो क्या इसका आंसर दोगे आप बोलोगे, पहले लिखोगे अलाई बनाने की कंडीशन क्या है, 15% से साइज कम कम होना चाहिए, प्रॉपर्टी सेम सेम होनी चाहिए। तो आप बोलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज जो है पास पास है, इस वजह से उनके एटम जो होते हैं वो मिक्स हो सकते हैं, दो तीन एलिमेंट के एटम्स मिक्स हो सकते हैं क्योंकि साइज क्या है, सेम सेम है, तो अलाई बना सकते हैं। ठीक है, ये आंसर आप दे सकते हो। उसके बाद आप लिखो लाइन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड allies are ferrous allies। ठीक, मोस्ट कॉमनली जो एलाइज बनाए जाते हैं वो कौन से एलाई बनाए जाते हैं, फेरस एलाइज बनाए जाते हैं। फेरस का मतलब फेरस आयरन, फेरस का मतलब है आयरन। ठीक, फेरस जहां भी वर्ड आया ना वहां आप आयरन बोलोगे, इसका मतलब होता है आयरन। ठीक, तो मोस्ट कॉमनली यूज एलाइज और फेरस एलाइज, मतलब मोस्ट कॉमनली जो एलाइज बनाए जाते हैं और यूज किए जाते हैं उनमें एक कंपोनेंट क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, उनको बोलते हैं फेरस एलाइज, मतलब आयरन कंटेनिंग वाले एलाइज। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड करो, यहां ही कुछ मुश्किल चीज नहीं है इसमें। क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, ठीक है, मॉलिब्डेनम एंड मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन of a variety of steels, ठीक है, and stainless
स्टील्स। ये जो होते हैं क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, ये कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये यूज किए जाते हैं क्या बनाने के लिए? बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्टील, बहुत सारे स्टील बनाने के लिए, बहुत सारे स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। ये स्टील और स्टेनलेस स्टील ये सारे एलाइज ही होते हैं। तो ये एक्चुअल में स्टील और स्टेनलेस स्टील ये एक्चुअल में फेरस एलाइज ही हैं। ये फेरस एलाइज है, मतलब इनमें क्या होता है? आयरन भी होता है, तो इसलिए इनको फेरस एलाइज भी बोलते हैं। ठीक है, फेरस एलाइज। ठीक, तो आप क्या बोलोगे? मोस्ट कॉमनली यूज जो एलाई, मतलब मोस्ट कॉमनली जो एलाइज यूज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? फेरस एलाइज होते हैं। और फेरस एलाई में स्टील भी आ जाता है, स्टेनलेस स्टील भी आ जाता है, लेकिन बाकी कौन से एलिमेंट यहाँ यूज हो सकते हैं? क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, ये सारे एलिमेंट भी स्टेनलेस स्टील बनाने में यूज होते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो एक पॉइंट और है लास्ट, एलाइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स with non-transition elements, transition elements। ठीक है, such as, आगे लिखो, such as ब्रास, ये आपने बहुत बार सुने, ब्रास हो गया, ठीक है, और हो गया ब्रोंज हो गया, कॉपर जिंक का होता है ये एलाई। ठीक है, ब्रोंज होता है किसका? कॉपर टिन का। ठीक है, आर ऑल्सो ऑफ कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ठीक, क्या बोलोगे यहां से कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड एलाई कौन से होते हैं? फेरस एलाइज होते हैं। तो फेरस एलाइज ऐसे एलाइज होते हैं जिनमें एक कंपोनेंट मोस्टली आयरन होता है। तो ये फेरस एलाइज बनाने के लिए भी मतलब क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज ये यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टील और स्टेनलेस स्टील जो होते हैं सारे ही एलाइज कौन से होते हैं? फेरस एलाइज। आप ये पॉइंट्स पढ़ोगे आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। अब देखो ये सारे जो एलाइज हैं, ये फेरस एलाइज, ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल के एलाइज। और ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन मेटल को भी मिक्स करके एलाइज बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा है एलाइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स दोनों को ही अगर हम मिक्स करें तब भी एलाई बनाया जा सकता है। जैसे ब्रास में हम किसको करते हैं? कॉपर और जिंक को। ठीक है, कॉपर और जिंक देखो आपको पता है ना, जिंक जो होता है ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। आपको बताया था ना पहले दिन बताया था, डी ब्लॉक का जो ग्रुप नंबर 12 होता है वो नॉन ट्रांजिशन होता है, मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता उनको। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि उनमें D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक, तो ये वाले जैसे ब्रास हो गया, कॉपर जिंक और ब्रोंज हो गया, इसमें भी देखो ये टिन जो है ना, टिन SN टिन, ये भी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। यहाँ ये कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है क्योंकि जिंक में D10 होता है तो जिंक डी ब्लॉक का, लेकिन जिंक नॉन ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन नहीं है। क्योंकि हमने देखा था ट्रांजिशन की डेफिनेशन होती है जिनमें D ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन हो कोई ना कोई। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेड है तो फिर वो नॉन ट्रांजिशन होता है। तो जिंक में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड होते हैं। तो ये जो ब्रास एलाई होता है ना, ये किसका बना है? ये कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, जिंक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ एलाई है। इसी तरह ब्रोंज जो है वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट इनका एलाई है। ये भी, इनकी भी कंसिडरेबल इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है, मतलब ये भी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, बहुत सारी कुछ मशीनरी वगैरह बनाने में ये एलाइज भी यूज होते हैं। तो आप बोलोगे मोस्टली यूज एलाई कौन से होते हैं? फेरस एलाइज होते हैं। ठीक है, फेरस एलाइज होते हैं, आयरन कंटेनिंग एलाइज। ठीक है, इनमें आ जाते हैं स्टील और स्टेनलेस स्टील, और भी बहुत सारे एलाई होते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर यही लिखा था, इतना ही आपको आएगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, और आप बोलोगे ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के एलाई जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट के एलाई जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि आजकल आप देखो स्टील की चीजें हम यूज करते हैं ना घर में, स्टील स्टेनलेस स्टील है ना इनकी, तो ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। इसमें हमने इतना ही देखना था कि
डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करते हैं, अलाइज फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि साइज में, प्रॉपर्टीज में उतना डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि अलाई बनाने की कंडीशन यही है कि 15% तक साइज होना चाहिए, 15% से ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक, अच्छा, मतलब सिमिलर होगा तो चलेगा, लेकिन 15% से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको मैंने समझाया। और अलाई बनाते कैसे हैं, मेटल्स को मेल्ट करते हैं, उनको मिक्स करते हैं, फिर उनको कूल कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं। ठीक, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड अलाई कौन से होते हैं, फेरस अलाइज होते हैं। और इनमें फेरस अलाई में स्टील और स्टेनलेस स्टील आ जाते हैं। इनमें फेरस अलाइज में एक तो कंपोनेंट आयरन होता है, बाकी यहाँ से क्रोमियम, ये सारे हो सकते हैं, क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज हो सकते हैं। ठीक, और ट्रांजिशन एलिमेंट के, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ भी अलाई हो सकते हैं, और वो भी बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक, आई होप ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं अलाई की, तो आप अगर पढ़ना चाहो तो आप इंटरनेट से देख सकते हो। एग्जाम में आप इतना भी लिखोगे तो आपके पूरे मार्क्स आने वाले। ठीक है, अच्छा, अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, जो होगी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको साफ करते हैं, आप इसको लिख लो, फिर आगे देखते हैं। चलो अभी हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो देखेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक, तो आप लिखना स्टार्ट करो। पहले एक पॉइंट लिखते हैं, फिर समझते हैं। देखो यहां आप एक पॉइंट लिखो, या फिर हम पहले समझ लेते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो, जब मेटल का कोई क्रिस्टल होता है ना, ठीक है, ये चीज हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर में। सॉलिड स्टेट चैप्टर आपका आपके सिलेबस में से खत्म हो गया है ना, इसलिए आपको हो सकता है इसमें समझ ना आए, लेकिन आप इतनी टेंशन मत लो। सपोज हम ऐसा बोलें कि मेटल का कोई पार्ट है जो बना है, कोई भी मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल हो सकता है, उसका कोई पार्ट है, उसके अंदर, पार्ट के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट होगी ना। मेटल का कोई भी क्रिस्टल जिसको हम बोलेंगे, कोई भी मेटल का पार्ट, ठीक है, सपोज कोई मेटल है, उस मेटल के अंदर एटम की ऐसे अरेंजमेंट होगी। ठीक है, अरेंजमेंट होगी, वो अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट मेटल में डिफरेंट डिफरेंट किस्म की होती है। किस में क्या होती है वो हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं। ठीक, कैसी कैसी अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकती है वो हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं, लेकिन ऐसा बोल दो कि किसी भी मेटल के अंदर एटम की ऐसी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, अब देखो वो अरेंजमेंट कैसी कैसी होती है, वो एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है, वो एक्चुअल में होती है 3D अरेंजमेंट होती है, 3D। ठीक है, और वो जो 3D अरेंजमेंट होती है ना एटम्स की, ऐसे 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल, वो हो सकती है, देखो क्यूबिक अरेंजमेंट हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है, तो कुछ ऐसा दिखता है। देखो ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, ये मेटल्स के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट ऐसे हो सकती है। ठीक, देखो पहली डायग्राम, दूसरी डायग्राम, तीसरी, चौथी डायग्राम, ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीकों से हो सकती है। आप ये दिमाग में भी सोच सकते हो कोई मेटल जो है उसमें एटम्स कैसे अरेंज होंगे, है ना, किसी ना किसी ऑर्डर से अरेंज होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा एक एटम इधर पड़ा है एक उधर पड़ा है, ऐसा नहीं होगा, किसी ना किसी ऑर्डर से अरेंज होंगे एटम्स। ठीक है, अब देखो ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होके, अगर सपोज हम छोटा सा मेटल का पार्ट लेना, तो जिसके अंदर, जिस मेटल के पार्ट के अंदर ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिख रही है आपको, ऐसी अरेंजमेंट को, इस एक पार्ट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटाइस। ठीक है, क्रिस्टल लैटाइस। ठीक, देखो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये आपने देख लिया ना। देखो आप बोलोगे मेटल जो होते हैं उनके अंदर ऐसी एटम्स की अरेंजमेंट होती है, और वो अरेंजमेंट कैसी होती है, 3D अरेंजमेंट होती है। ठीक है ना, ऐसा होता है। अब देखो ये जो मेटल के एटम यहां अरेंज हुए हैं ना, अभी आप ये मत सोचो इसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप इतना सोचो, जब कभी ऐसा होता है कि ये जो मेटल के एटम्स यहां अपने आप में अरेंज हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में कभी कोई, देखो जब मेटल के एटम अरेंज होते हैं ना, यहां सपोज ये 4 एटम अरेंज हुए, 5 अरेंज हुए, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ अगर हम बड़ा करके देखें, देखो सपोज एक ये एटम है, एक मेटल का ये एटम है, एक मेटल का ये एटम है, ऐसे अरेंज हुए हैं, तो आप ये सोचो इन अरेंजमेंट के बीच में कुछ ना कुछ जगह बच जाती है। यहां सपोज देखो यहां खाली जगह बच गई, ठीक है, उस अरेंजमेंट में, तो यहां ये जो खाली जगह बच जाती है ना, इसको बोलते हैं वाइड। वाइड का मतलब होता है खाली जगह। ठीक है ना, ये आपके अभी काम की चीज नहीं है, सिर्फ समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो देखो, जब मेटल के एटम, सपोज ये कोई मेटल था जिसके एटम आपस में जुड़े, सपोज एक और एटम इसका जुड़ गया, तो उन जुड़ने के बाद उसमें कुछ ना कुछ जगह बच जाती है, उसको बोलते हैं वाइड। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज ये मेटल के एटम बड़े बड़े, तो कोई छोटा एटम इस जगह में आके कैप्चर हो जाता है, इस जगह में आके अपने आप को यहां रोक लेता है बीच में।
ठीक है, ये जो वाइड है मतलब जहां मेटल एटम आपस में जुड़े, जो बीच में खाली जगह बच गई है ना, कोई छोटा एटम आके यहां घुस जाता है। ठीक है, ऐसा बोल दो, यहां घुस जाता है। ठीक, अब देखो जब मेटल की अरेंजमेंट में, मतलब मेटल की एटॉमिक जो अरेंजमेंट है उसके बीच में जो जगह है, वहां जब कोई छोटा एलिमेंट का एटम, किसी छोटे एलिमेंट का एटम आके घुस जाए, मेटल के एटम तो बड़े बड़े, ठीक है, कोई छोटा एलिमेंट आके घुस जाता है, छोटे एलिमेंट का एटम घुस जाता है, एक एलिमेंट या फिर दो, सॉरी गलत बोल रहा हूं, छोटे एलिमेंट का एक एटम या फिर दो एटम वहां आके घुस जाएं या फिर तीन एटम घुस जाएं, तो ये कुछ अलग किस्म का कंपाउंड बन जाता है। अब देखो पहले तो सारे के सारे एटम मेटल के थे, अब छोटा एलिमेंट जो है उसका एटम आके यहां घुस गया इसके बीच में, अब इसमें ये किस्म का कंपाउंड बन गया है। क्यों? क्योंकि ये तो मेटल है, ये कोई और एलिमेंट का एटम बीच में घुस गया है, तो दो एटम जुड़ गए ना, अब ये कोई कंपाउंड बन गया है। ठीक, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, ठीक है, अभी आपको मैं और समझाता हूं, ऐसे कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक, अभी आप कुछ पॉइंट्स इसके बारे में लिखो। क्या बोलोगे? जब मेटल की अरेंजमेंट के बीच में आके कोई छोटे एलिमेंट का एटम घुस जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे जो वो स्ट्रक्चर जो होती है वो एक किस्म का कंपाउंड बना देती है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो आप एक लाइन पहले ऐड करो यहां, फिर आगे देखते हैं। लिखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज, आर, आपको मैं अभी और समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो आप, आर दोज विच आर फॉर्म्ड, विच आर फॉर्म्ड, ठीक है, आगे लिखो व्हेन स्मॉल एटम्स, which are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen, like hydrogen, carbon or nitrogen, ठीक है, are trapped inside the crystal lattice of metals, are trapped inside the crystal lattice ऑफ मेटल्स। ठीक, तो ये जो कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड, ये कब बनते हैं? व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, जब छोटे एटम्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटाइस ऑफ मेटल, मेटल की क्रिस्टल लैटाइस के बीच में ट्रैप हो जाते हैं। अब देखो क्रिस्टल लैटाइस होता क्या है, मेटल का अगर आप छोटा पार्ट लो, ठीक है, देखो सपोज कोई बहुत बड़ा मेटल है, उसका एक छोटा पार्ट ले लो ऐसे, ठीक, छोटा पार्ट ले लो, ठीक, तो उसमें उस छोटे पार्ट में 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी, उस छोटे पार्ट को हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटाइस। ठीक है, उसको बोलते हैं मेटल की क्रिस्टल लैटाइस। अब देखो ये मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, इसका अलग से एक चैप्टर होता है जहां हम क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है, ये क्या होता है वो समझते हैं। ठीक है, वो होता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, वो आपके सिलेबस से चला गया है, आप हायर क्लासेस में उसको डिस्कस करोगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। देखो सॉलिड स्टेट के अंदर आप ये भी चीज पढ़ते हो ना, सॉलिड स्टेट के अंदर आप दो चीजें पढ़ते हो, वहां देखते हो आपके सॉलिड्स जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक होते हैं एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, तो अब देखो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है एटम की, ऐसे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रिस्टल लैटाइस, क्रिस्टल लैटाइस। ठीक है, ठीक है, क्रिस्टल लैटाइस बोलते हैं इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को। अब देखो इस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जिसको हमने क्रिस्टल लैटाइस बोला है, इसके अंदर मेटल के एटम्स बहुत सारे ऐसे होते हैं, इनके बीच में ऐसा होता है कि मेटल के एटम के बीच में कुछ ना कुछ जगह प्रेजेंट होती है। ठीक है, उस जगह के बीच में कभी कभी छोटे एलिमेंट के एटम्स ट्रैप हो जाते हैं, तो उस टाइम जो कंपाउंड बन जाते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं क्या? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक, तो इंटर देखो ये नाम से ही निकला, इंटर का मतलब हो गया दो के बीच में। ठीक है, दो के बीच में, और स्टिशियल वर्ड आई थिंक साइड से निकला है, साइट मतलब ये एक साइट है, ये एक साइट है, साइट का मतलब
है कि यहाँ एक जगह है, यहाँ एक जगह है जहां मेटल का एटम प्रेजेंट है, और यहाँ दूसरा मेटल का एटम प्रेजेंट है, यहाँ तीसरा मेटल का एटम प्रेजेंट है। ठीक, इनके बीच में इनके बीच में ये फंस गया, तो इसलिए बोलेंगे ये इंटरस्टिशियल साइट है, ऐसा बोलेंगे कि ये वाली जगह है ना, जो इसको वाइड भी बोलते हैं खाली जगह को, इसको इंटरस्टिशियल साइट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आप बोलोगे इंटर का मतलब है दो के बीच में। ठीक, वही चीज है कि जब क्रिस्टल लैटाइस, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्रिस्टल लैटाइस क्या होता है, टेंशन नहीं लेनी, बस इतना याद रखना है क्रिस्टल लैटाइस होता है जब मेटल का क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टल वाला मतलब ऐसे मेटल जिनकी क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर होती है, उसके बीच में जब कभी एक छोटा एटम फंस जाए, ट्रैप हो जाए, तो वो जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है, तो इस कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है, इंटर का मतलब होता है दो के बीच में। ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है इंटरस्टिशियल। स्टिशियल आप बोल सकते हो ऐसे साइड को, मतलब ये एक जगह है, ये एक जगह है, यहाँ एटम आएगा, यहाँ भी एटम आएगा, बीच वाली जो जगह है इसको स्टिशियल, इसको बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल। ठीक है, ये एक साइट है, ये एक साइट है, ये एक साइट है, मतलब तीन जगह, यहाँ तीन मेटल के एटम आएंगे, बीच वाले को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, इंटरस्टिशियल साइट। एक और भी तरीका हो सकता है, मैं आपको और समझा देता हूं। अगर किसी मेटल का स्ट्रक्चर जो है, किसी मेटल का अगर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, मतलब किसी मेटल के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्यूबिक है, तो क्यूब को हम ऐसे बनाते हैं ना। ठीक, तो ऐसे देखो, ये आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल है, सॉलिड स्टेट चैप्टर है। आपको मैं बस बता देता हूं कि किसी मेटल में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ना वो क्यूबिक होता है, तो उसमें क्या होता है, क्यूबिक के सारे जो कॉर्नर होते हैं, सपोज ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ये सारे कॉर्नर जो होते हैं मेटल एटम से भरे होते हैं। ठीक है, इन सब कॉर्नर पे मेटल एटम होते हैं और दो मेटल एटम के बीच में थोड़ी सी जगह प्रेजेंट होती है, ये वाली। ठीक है, इस जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। और इस जगह पे अगर सपोज ये पूरे का पूरा क्या है, ये पूरे का पूरा कोई, ये मतलब जो आपको ब्लू वाले दिख रहे हैं ना, ये सारे मेटल के एटम है, ये कोई छोटा एटम यहाँ इंटरस्टिशियल साइट पे अगर फंस गया है, ट्रैप हो गया है, ठीक है, किसी भी मेटल की, वही चीज है कि दो तीन एटम के बीच में जो जगह है वहां फंस गया है, वो जो कंपाउंड होते हैं ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखो ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये वाली, यहां देखो ये आपको दिख रहा है कि बड़े बड़े जो बाल लगे हुए हैं ना, वो यही क्यूबिक स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया, तो वो बड़े बड़े बाल मेटल के, तो बीच में जो रेड वाला दिख रहा है आपको, रेड वाला वहां फंस गया है बीच में, ऐसी साइड पे फंस गया। इंटरस्टिशियल का मतलब है दो मेटल के एटम के बीच में ये फंस गया, ट्रैप हो गया। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ये प्रोसेस हो जाता है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। ठीक, आपकी बुक के ऊपर कुछ ऐसी डायग्राम आपको मिल जाएगी, वहां 2 डायमेंशनल करके दिखाया हुआ है, ऐसे यहां मेटल एटम रखा है, यहां मेटल एटम रखा है ऐसे, तो यहां रखा है ऐसे करके, बीच में कुछ जगह है वहां ऐसे रेड कलर करके शो किया हुआ है। ठीक, तो वहां अगर कोई छोटा एटम हो जाए, फंस जाए, तो उसको बोलते हैं, वो जो कंपाउंड बन गया उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड when small atoms like hydrogen, carbon and nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal। जब एक मेटल की क्रिस्टल लैटाइस के बीच में छोटे एटम्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, वो जो कंपाउंड बन जाता है, वैसे कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे आप देखो, जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, तो इसमें अगर मैं पीछे 2 लगा देता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहां 2 मोल N का भी है, Na का भी है, और 2 जो है Cl का भी है। ठीक है, ऐसा बोलोगे, 2 यहां Na के लिए भी है और 2 यहां Cl के लिए भी है। ठीक है, तो ऐसे इनमें क्या है, इनमें रेशियो सेम है, मतलब जितनी सोडियम की रेशियो है 2, उतनी ही क्लोरीन की रेशियो है 2। मतलब अगर यहां इस NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर 100 सोडियम होंगे अगर, तो 100 क्लोरीन भी होंगे। ठीक है, तो इनकी रेशियो सेम है, तो ऐसे को बोलते हैं, ऐसे वाले को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्रिक आपने वर्ड सुना है, ठीक है, पहले भी सुना है इसको। कोई बंदा स्टोइशियोमेट्रिक भी बोलता है, कोई स्टोइकियोमेट्रिक बोलता है, कुछ और को अलग अलग नाम इसके बोलते रहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से स्टोइशियोमेट्रिक है। ठीक, तो ऐसी रेशियो अगर होगी, मतलब अगर किसी कंपाउंड में दोनों एटम की रेशियो सेम होगी, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं ये स्टोइशियोमेट्रिक है या फिर स्टोइकियोमेट्रिक है। ठीक, तो अगर ऐसा ना हो,
ऐसा ना हो, तो ऐसा हो जाए, सपोज यहां मैं क्या कर रहा हूं 2Na हमारे पास है और यहां क्लोरीन कितने अलग से, क्लोरीन सपोज एक है। अब देखो 2 सोडियम में 1 क्लोरीन है तो इसकी रेशो डिफरेंट है, ठीक है। इस कंपाउंड के अंदर सोडियम और क्लोरीन की रेशो अगर डिफरेंट होगी तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, ठीक। तो अगर आप ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं इनको देखो, ठीक। पहले इनकी हम एग्जांपल्स लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं इंटरस्टिशियल, ये होते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक। ऐसा बोल दो। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें एक तो मेटल एटम बहुत सारे होते हैं, उन देखो ये सपोज मेटल एटम 4-5 हैं, उनके बीच में एक जगह पे छोटा एलिमेंट फंसा होगा। तो आप बोलोगे अगर 10 मेटल एटम जुड़े हुए हैं ना, 10 मेटल एटम जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में कहीं दो स्मॉल एलिमेंट जुड़े होंगे। तो अभी आप पहले एग्जांपल लिखो फिर आपको समझ में आएगा। लिखो एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं ये, TiC, ठीक है, टाइटेनियम कार्बाइड, MN4N, ठीक है, ये हो सकते हैं, ठीक। Fe3H हो सकता है, Fe3H ये हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है VH 0.56, ठीक। और हो सकता है TiH 1.7। अब देखो ये जो कंपाउंड्स हैं हमने ऐसे लिखे और ये जो कंपाउंड्स है ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है, मतलब इनमें देखो ये कंपाउंड है ना, इसमें टाइटेनियम का क्रिस्टल लैटाइस होगा, टाइटेनियम का ऐसे वाला टाइटेनियम का, उसके बीच में कहीं एक कार्बन फंसा होगा। मतलब सपोज टाइटेनियम जो है उसके 10 है तो एक टाइटेनियम ऐसा ना, टाइटेनियम कार्बाइड ऐसा है, इसके 10 एटम होंगे, कार्बन एक फंसा होगा। तो आप ये सोचो इनमें इसमें दोनों की रेशो सेम नहीं है ना, टाइटेनियम 10 है कार्बन 1 है, तो इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक है। देखो यहाँ टाइटेनियम कार्बाइड है, इसके पीछे अगर मैं यहाँ कुछ लगा दूं तो वो नहीं लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ कार्बन अलग है, टाइटेनियम अलग है, ऐसा नहीं है। मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड में अगर 2 लगा दें तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ क्या होता है, यहाँ ये कार्बन कुछ अलग, इसकी रेशो कुछ अलग होती है, टाइटेनियम की कुछ अलग होती है। इसी तरह MN4N में MN4 होंगे तो N 1 होगा, इन दोनों की रेशो अलग होगी। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन, देखो यहाँ नाइट्रोजन फंसा हुआ है मैग्नीज में, यहाँ ये हाइड्रोजन ट्रैप है आयरन में, यहाँ वेनेडियम और हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन के आगे लिखा हुआ है 0.56, मतलब वेनेडियम अलग है, हाइड्रोजन अलग है, यहाँ टाइटेनियम अलग है, हाइड्रोजन अलग है। ऐसे करके ये कुछ इसकी एग्जांपल्स होती हैं। तो ये कैसे कंपाउंड होते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो दोनों चीजें जुड़ के कंपाउंड बना है, जैसे देखो यहाँ टाइटेनियम और ये कार्बाइड कार्बन ये दोनों जुड़ के कंपाउंड बना है, उनमें दोनों की रेशो सेम नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर सोडियम क्लोराइड है तो जितने सोडियम होंगे उतने ही क्लोरीन होंगे, जितने Na+ उतने Cl-, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होगा, अगर ऐसा भी हो सकता है कि टाइटेनियम के कितने हो 100 एटम्स हों, 100 एटम्स हो टाइटेनियम के, और कार्बन जो इसके साथ जुड़ा है उसका एक ही एटम हो, तो इनमें इसकी और इसकी रेशो सेम नहीं है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं। ये आपको लिखना है बस। तो आप नेक्स्ट पॉइंट ऐड करोगे, दे आर यूजुअली नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं, एंड आर neither typically ionic nor covalent, ठीक। ये कंपाउंड ना ही ज्यादा आयनिक होते ना ही ज्यादा कोवेलेंट होते, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और इनकी एग्जांपल आप ये याद रख लो, एक दो याद रख लो तो आपको आ जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें कैसे आए हुए हम लास्ट पे देखेंगे, ठीक। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे, इतनी टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे बनते हैं। मेटल के एटम के बीच में छोटे मेटल के एटम, मतलब छोटे कोई भी एलिमेंट ट्रैप हो जाते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये बनते हैं कंपाउंड, इंटरस्टिशियल साइट पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक। तो इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, क्योंकि इसमें मेटल के एटम ज्यादा होते हैं, दूसरा एटम कोई एक होता है या 2 होता है, मतलब रेशियो बराबर नहीं होती है। अब देखो
ये कंपाउंड ना ही ज्यादा आयनिक होते ना ही ज्यादा कोवेलेंट होते, ठीक है, ना टिपिकली आयनिक होते ना कोवेलेंट होते। उसके बाद आप लिखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, ये लिखो। पहली प्रॉपर्टी लिखो, इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। पहली प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी लिखनी है। दूसरी प्रॉपर्टी मतलब अगर हम प्योर मेटल टाइटेनियम लें और टाइटेनियम कार्बाइड लें कंपाउंड, इंटरस्टिशियल कंपाउंड, तो इस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हाई होगा, तो वही लिखा है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल, प्योर मेटल से भी ज्यादा हाई होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, दे आर वेरी हार्ड, ये बहुत हार्ड कंपाउंड्स होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखो सम बोराइड्स, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, ये बोराइड है, ठीक, अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस। आपको पता है ना डायमंड बहुत हार्डेस्ट होता है, तो बोराइड का मतलब है बोरोन कंटेनिंग, मतलब जहां किसी मेटल एटम के बीच में बोरोन ट्रैप हुआ होगा। बोरोन आपको पता है ना, बोरोन, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 5 होता है आई थिंक, ठीक है। दे आर वेरी हार्ड, मतलब ये बहुत हार्ड होते हैं, कौन से इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत हार्ड होते हैं। सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, मतलब कुछ बोराइड जो होते हैं, बोराइड का मतलब है जिसमें बोराइड बोरोन ट्रैप हुआ है वहां मेटल क्रिस्टल के बीच में, तो वो इतने हार्ड होते हैं कि वो डायमंड को अप्रोच करते हैं अपनी हार्डनेस में। डायमंड बहुत हार्ड होता है, उसको अप्रोच करते हैं, इतने हार्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थर्ड लिखो, दे आर केमिकली इनर्ट, ये क्या होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक। ये तीन ही प्रॉपर्टीज काफी है आपके लिए, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ठीक है, गलत बोल रहा हूं मैं, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दो या ट्रांजिशन मेटल्स बोल दो, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद आज लेक्चर बना रहा हूँ ना, थोड़ा मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, ठीक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो मैं बोल रहा था अगर आपसे कोई पूछ ले कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रांजिशन, गलत बोल रहा हूँ फिर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले तो क्या बोलोगे आप, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, ठीक। एग्जाम में अगर ये आ जाए वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, तो क्या बोलोगे आप, बोलोगे जब डी ब्लॉक एलिमेंट की लेटाइस बनती है, क्रिस्टल लेटाइस होती है ना, जो मैंने आपको बताया, क्रिस्टल लेटाइस मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, जब वो बनती है उसके बीच में खाली स्पेस रह जाती है, खाली स्पेस रह जाती है, ठीक, ठीक है, मतलब इससे आप समझ सकते हो ये क्रिस्टल लेटाइस है, ठीक है। ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, एक्चुअल में ऐसा होता है एटम्स पास पास होते हैं। आप बोलोगे जब डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनकी क्रिस्टल लेटाइस बनती है, एटम्स आपस में जुड़ के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, उस टाइम बीच में कुछ ना कुछ खाली स्पेस रह जाती है, ठीक। वो खाली स्पेस इतनी खाली होती है कि वहां छोटे एलिमेंट जो होते हैं उनके एटम ट्रैप हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बन जाते हैं। ये रीजन आपने देना है वाई का। बाकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, क्या एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपको मैंने बता दिया है, ठीक। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम आएगी आपको अगर, तो टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से पूछ सकते हो, हम वहां अच्छे से डिस्कस करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी इसको साफ करते हैं और लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज
जो होते हैं वो कैसे शो करते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, इनको, वेनेडियम, इनको हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पे क्यों यूज होते हैं, वो चीज हम आगे वाली प्रॉपर्टी में स्टडी करेंगे। तो इसको आप लिख लो, साफ करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलो अभी देख लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी आज के इस लेक्चर की, जिसका नाम है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। हमने लिखा है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, आप भी लिख दो। तो देखो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सीधा सीधा आप लिखो, आपको ये तो पता है ना कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाए, ठीक है, वो आपको पता है। तो यहां आप पहले लिखो ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। तो यहां सिंपल चीज है ये, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स क्या करते हैं, आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी, आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी देखो यहां मैंने लिखा है कि ट्रांजिशन मेटल और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो जाने जाते हैं अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए, मतलब वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, तो उसके लिए वो जाने जाते हैं। जैसे कोई टॉपर होता है तो टॉपर होने की वजह से वो जाना जाता है, कोई गुंडा होता है तो वो गुंडा होने की वजह से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और उनके कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए बहुत जाने जाते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से इसके मेटल और कंपाउंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो उसकी एग्जांपल्स आप यहाँ ऐड करो। एग्जांपल कौन कौन से कहाँ कहाँ कैटलिस्ट यूज होते हैं। पहले लिखो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखो वेनेडियम कौन सा है, डी ब्लॉक है, ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन मेटल है। तो वेनेडियम का ये कंपाउंड V2O5 कहाँ यूज होता है, is used as catalyst in contact process। देखो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को बोलते हैं कंटैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए, ठीक है। उसमें कैटलिस्ट यूज होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, तो ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड है। इसी तरह देखो आयरन जो यूज होता है हैबर प्रोसेस में यूज होता है। आपको पता है ना अमोनिया NH3 बनाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस, ठीक, ऐसे लिख लो हैबर्स प्रोसेस, है ना। अमोनिया बनाने के लिए प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस, मतलब उसमें रिएक्शन होती है, यही होती है H2 + N2, है ना, यहां से बनता है NH3, है ना। ये प्रोसेस होती है हैबर प्रोसेस, वहां कैटलिस्ट आयरन यूज होता है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। और आयरन भी क्या है, आयरन भी डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर ट्रांजिशन मेटल जिसको आप बोल सकते हो। उसके बाद देखो निकिल हाइड्रोजिनेशन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में हाइड्रोजन की एडिशन कराने के लिए यूज होता है निकिल। आपने और भी सुना होगा हाइड्रोजन ऐड कराने के लिए प्लेटिनम भी यूज होता है, पैलेडियम भी यूज होता है, मतलब रिडक्शन कराने के लिए, यहां आप बोल सकते हो रिडक्शन कराने के लिए, है ना। ये भी सुना होगा आपने, हमने ऑर्गेनिक में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस पढ़ी है जहां हमने प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम इनको एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन में मतलब रिडक्शन रिएक्शन कराने के लिए ये वाले यूज होते हैं, ठीक। और कौन कौन से हो सकते हैं, एक और होता है PdCl2, ये PD हो गया पैलेडियम क्लोराइड। ये यूज होता है कहां, वेकर्स प्रोसेस में। वेकर्स प्रोसेस भी कोई प्रोसेस है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन ही होगी, वहां यूज होता है। और आपने और भी बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को एज कैटलिस्ट यूज होते देखा होगा। आपकी बुक के ऊपर टेबल बना हुआ है, आई थिंक बना हुआ है कि नहीं, है वहां से आप देख सकते हो कहां कहां इस्तेमाल होते हैं ये। आप इतने भी याद रख लो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कंटैक्ट प्रोसेस में यूज होता है, ये कंटैक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज होती है, ठीक है।
मतलब इससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। आयरन हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है। निकल हाइड्रोजनेशन कराने में, प्लेटिनम पैलेडियम रिडक्शन रिएक्शन कराने में, पैलेडियम क्लोराइड वैकर प्रोसेस कराने में। तो ये कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हैं और ये इनके कुछ कंपाउंड्स हैं। ये पैलेडियम क्लोराइड और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये कुछ कंपाउंड्स हैं। ये देखो बहुत जगह कैटलिस्ट के तौर पर यूज हो रहे हैं। ठीक, अब देखो ये कैटलिस्ट के तौर पर क्यों यूज होते हैं। ठीक, कैटलिस्ट के तौर पे ये क्यों यूज होते हैं, तो आप उसके लिए एक पॉइंट लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसा ही आएगा, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं, तो आप यहां एक पॉइंट ऐड कर लो पहले कि ऐसा क्यों होता है, ये कैटलिस्ट के तौर पे क्यों यूज होते हैं। तो आप लिखो दिस इज ड्यू टू देयर एबिलिटी, दिस इज ड्यू टू their ability। ठीक है, this is due to their ability to adopt multiple oxidation states, ability to adopt multiple oxidation states। ठीक है, multiple oxidation states and to form complexes, and to form complexes। आप अगर इतना भी एग्जाम में लिखोगे आपके मार्क्स पूरे आएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। और तो आप बोलोगे ये क्यों होता है, कैटलिस्ट के तौर पे क्यों यूज होते हैं, क्योंकि एक तो इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने की मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +2 +3 +4 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। उस वजह से कैटलिस्ट का काम अच्छा करते हैं ये। और दूसरा है ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं, उसके बीच में रिएक्शन के बीच में कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना के रिएक्शन को जल्दी करा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों रीजन की वजह से ये क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स, मतलब ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो आप और भी रीजन लिख सकते हो। क्या रीजन लिखोगे, ऐसे लिखोगे, यही दो लिख दो बस, बाकी कुछ नहीं। एक तो इनकी मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को अडॉप्ट कर सकते हैं ये ट्रांजिशन मेटल, और ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। इस वजह से ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा काम करते हैं कैटलिस्ट का। अब देखो कैटलिस्ट का काम कोई चीज कैसे करती है, उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है। ठीक है, वो एक पूरा अलग से टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं कैटालिसिस। ठीक है, तो कैटालिसिस आपको यहां नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरा कैटालिसिस नहीं पढ़ना है, आपको देखना है कि थोड़ा सा देखना है ये कैटलिस्ट का काम कैसे करते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक होती है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी, एक होती है एड्सॉर्प्शन थ्योरी, और भी 2-3 थ्योरीज होती हैं कैटालिसिस को समझाने के लिए कि कैटलिस्ट जो है वो काम कैसे करता है। ठीक, तो ओवरऑल जो कैटलिस्ट करता क्या है, ओवरऑल कैटलिस्ट जो होता है रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है। आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था ना कि अगर रिएक्शन कैटलिस्ट के बगैर आप कराओगे तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी, मतलब ये अगर ये एनर्जी है, ठीक, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी, मतलब रिएक्शन को ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। जब रिएक्टेंट, यहां रिएक्टेंट हो गया, यहां प्रोडक्ट, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्शन को इतनी एनर्जी चढ़नी पड़ेगी, मतलब इतना पहाड़ पास करना पड़ेगा, इतना ऊंचा। ठीक, इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, और अगर आप कैटलिस्ट डालते हो तो रिएक्शन ऐसे हो जाती है, रिएक्शन का ग्राफ ऐसा हो जाता है, मतलब अब रिएक्शन को इतना पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, मतलब इतनी एनर्जी रिएक्शन को चाहिए। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट ओवरऑल करते क्या है, सारे के सारे कैटलिस्ट कुछ ऐसे ही करते हैं कि रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं। मतलब रिएक्शन में कुछ, सपोज अगर रिएक्शन को इस रास्ते से जाना है तो ये रास्ता चेंज कर देते हैं, मतलब रिएक्शन का पाथ चेंज करके ये रास्ता बना लेते हैं, तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है, जल्दी हो जाती है। ओवरऑल कैटलिस्ट यही करते हैं। तो अभी देखो यहां हम देखेंगे कि कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, वो मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ये चीज आपने केमिकल काइनेटिक्स में अच्छे से पढ़ी है। बाकी कैटालिसिस क्या होती है वो आपके सिलेबस में से पार्ट खत्म हो गया है। पहले था आपके सिलेबस में सरफेस केमिस्ट्री में था, वहां एड्सॉर्प्शन थ्योरी में आपको पढ़ाते थे कैटालिसिस। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी आपकी बड़े वाली क्लासेस, वहां आप कैटालिसिस के बारे में ज्यादा डिटेल देखोगे, अभी नहीं है। आपको सिर्फ इतना देखना है डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे कैटालिस्ट का काम करते हैं। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट कुछ ऐसे काम करते हैं, अब डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट रीजन लिखे हुए हैं इसके। किसी बुक पे कोई थ्योरी यूज की है, किसी पे कोई थ्योरी यूज की है। हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के ऊपर क्या लिखा है। ठीक है, सिंपल करके देखो,
ऐसा कुछ होता है। आपको देखो एक चीज मैं बताऊं, इस चैप्टर के लिए आप टेक्स्ट बुक मत देखो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे सारी चीजें गड़बड़ की हैं, कुछ चीजें ठीक लिखी हैं लेकिन कुछ चीजें उल्टी सीधी की हैं, वहां से मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे किया हुआ है, थोड़ा ऐसे है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है। तो आप पहले ये नोट्स पढ़ो, जो मैं करा रहा हूँ ये नोट्स पढ़ो, उसके बाद आपको एग्जाम में और कोई बुक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप नोट्स पढ़ोगे उसके बाद आप टेक्स्ट बुक देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन वैसे वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। मैंने भी कन्फ्यूजन वहाँ से मुझे भी मिली है, ठीक, और कुछ नहीं मिला। बाकी कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से भी उठाई हैं, कुछ चीज़ें वहाँ भी अच्छी लिखी हुई हैं, ठीक। तो देखो ओवरऑल क्या होता है कि जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट को रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डालते हैं, मतलब जहां हम रिएक्शन कराते हैं ना, रिएक्टेंट रखे होते हैं यहाँ, रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्शन कराते हैं। जब आपको पता है रिएक्शन किसी चीज के अंदर कराते हैं, या तो टेस्ट ट्यूब के अंदर कराते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन कराते हैं, या फिर किसी बीकर में रिएक्शन कराते हैं, तो वहां जब हम कैटलिस्ट को डालते हैं, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट को डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ सपोज यहाँ ये टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रही है ना, अगर रिएक्शन हो रही है तो हम क्या डालेंगे, पहले रिएक्टेंट डालेंगे ना A+B, ठीक है, फिर यहां से कोई प्रोडक्ट P बनेगा। तो ये जब हम कैटलिस्ट इसमें डालेंगे ना डी ब्लॉक का, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को अपनी इस सरफेस के ऊपर लेके आता है, ठीक है। कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन अपनी सरफेस के ऊपर इंक्रीज करता है। तो जब कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है तो ये पास आ जाते हैं, पास आने से ये जल्दी यहाँ रिएक्ट कर पाते हैं इसकी सरफेस के ऊपर, ठीक। तो यहां से ये जल्दी रिएक्ट कर पाते हैं, तो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनती है ऐसे, तो प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा कुछ होता है। अभी हम लिख के इसको समझते हैं। तो आप लिखो यहां लाइन, लिखो कैटलिस्ट कैसे काम करता है, कैटलिस्ट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, formation of bonds between reactant molecules, reactant molecules लिखो, and atoms of the surface of catalyst, and atoms of the surface of catalyst, ठीक। एक लाइन और ऐड करो फिर समझते हैं। लिखो दिस increases the concentration of reactants at catalyst surface, ठीक है, and also weakening of the bonds, weakening of the bonds, ठीक है, weakening of the bonds in reacting molecules, अभी मैं आपको ये लाइनें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लिखो एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड, यहां ब्रैकेट में लिख लो द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड, ये ब्रैकेट में लिखना, ठीक। और लास्ट लाइन आप लिखो, दिख रहा है आपको, यहां लिखो also because transition metal ions, also because transition metal ions, ठीक है, transition metal ions can change their ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं OS लिख रहा हूं, आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, ठीक है। they become more effective as
कैटलिस्ट्स। ठीक, आप इन लाइनों को पढ़ोगे, खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। देखो कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो तो मैंने आपको बता दिया। उनकी टेंडेंसी होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अडॉप्ट करने की, उस वजह से, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से। इतना भी आप एग्जाम में लिखोगे चलेगा, लेकिन अगर एग्जाम में ये भी लिखना चाहते हो आप तो लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहां मैंने लिखा है कैटलिस्ट involves the formation of bonds between reactant molecules and atoms of the surface of catalyst। मतलब होता क्या है, देखो ये आई थिंक एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया है, कैटलिसिस की एडजॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग। आप अभी इतनी टेंशन मत लो, और भी थ्योरीज होती हैं, और भी रीजन होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि कैटलिस्ट कैसे काम करते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, पूरा नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। सपोज यहां क्या है, यहां सपोज एक बीकर है जहां आप रिएक्शन करा रहे हो। देखो रिएक्शन आप जब करा रहे हो ना, तो आपने क्या डाला इसमें, आपको पता जब रिएक्शन कराते हैं तो स्टार्टिंग में क्या डालते हैं, रिएक्टेंट डालते हैं। सपोज आपने यहां डाला A2 + B2 रिएक्टेंट। ठीक है, और आपको बनाना क्या, यहां से कोई प्रोडक्ट बनाना है। ठीक, अब सपोज पहले ये रिएक्शन जो है बहुत लेट कर रही थी, बहुत लेट मतलब 4 घंटे हो गए, रिएक्शन हुई ही नहीं। तो आप क्या करोगे, इसमें डालोगे कैटलिस्ट डाला, कौन सा, डी ब्लॉक एलिमेंट का, मतलब डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उनमें से कोई कैटलिस्ट उठा के आपने डाल दिया। अब रिएक्शन क्या हो गई, सपोज 10 मिनट में हो गई, कैटलिस्ट ने इसको बहुत फास्ट कर दिया। अब देखो कैटलिस्ट करता क्या है, यहां बीच में क्या होगा, A2 + B2 स्टार्टिंग में यही होंगे ना, रिएक्टेंट होंगे। तो जब आप कैटलिस्ट डालोगे तो उस चीज को हम यहां दिखाते हैं। आपने सपोज कैटलिस्ट डाला, कैटलिस्ट ये आ गया कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब जैसा ही कैटलिस्ट डालते हैं तो क्या होता है, ये कैटलिस्ट इसकी जो सरफेस के ऊपर, देखो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल होंगे ना, होंगे कि नहीं। जैसे सपोज ये मार्कर है, इसकी सरफेस के ऊपर देखो, इसके बीच देखो, इस मार्कर के मॉलिक्यूल्स होंगे या मार्कर के एटम्स होंगे। तो कैटलिस्ट अगर आपने कंपाउंड डाला है तो उस कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर उस कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल होंगे। अगर कैटलिस्ट एटम है, मतलब कंपाउंड नहीं है, अगर सिंपल एलिमेंट है, अगर सपोज प्लेटिनम डाला है या आयरन डाला है तो इसके ऊपर कैटलिस्ट के एटम्स होंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर आपने कैटलिस्ट कंपाउंड यूज किया है, सपोज जैसे कैटलिस्ट आपने ये वाला कंपाउंड यूज किया है, तो इसकी सरफेस के ऊपर या इसके अंदर पूरे इसी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, है ना। और अगर कैटलिस्ट आपने ये एलिमेंट यूज किया है सीधा, तो इसके ऊपर एलिमेंट के एटम प्रेजेंट होंगे। तो जैसा ही हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट डालते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ना, इनको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपनी सरफेस के ऊपर लेके आता है, और इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में और कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जो कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल से इनके बीच में बॉन्ड बन जाती है। ठीक, मतलब आप ऐसा बोलो, ये A2 + B2 को अपनी सरफेस के ऊपर लेके आता है। कैटलिस्ट क्या करता है, अपनी सरफेस के ऊपर, सपोज ये कैटलिस्ट है, ये बड़ा कैटलिस्ट है, अपनी सरफेस के ऊपर A2 + B2 को लेके आता है। A2 की बॉन्ड भी अपनी सरफेस के साथ बना लेता है, B2 की बॉन्ड भी अपनी सरफेस के साथ बना लेता है। ठीक है, सपोज हम बोल रहे हैं यहां इस रिएक्शन में आप ये लिख लो, प्रोडक्ट की जगह लिख लो, प्रोडक्ट आपने बनाना है AB। ठीक, AB प्रोडक्ट बनाना है। तो क्या होता है, कैटलिस्ट इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, रिएक्टिंग स्पीशीज को अपनी सरफेस के ऊपर लेके आता है। कैसे लेके आता है, अपनी सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ इनकी बॉन्ड्स बनाना स्टार्ट कर लेता है। तो आप खुद सोचो, सपोज ये A2 था, A2, तो A2 ऐसा होगा ना, A2 ऐसा होगा, B2 कैसा होगा, B2 ऐसा होगा, B ऐसा होगा। ठीक है, तो आप ये सोचो, सपोज ये कैटलिस्ट है ना, इस कैटलिस्ट ने इस A के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर ली, ठीक, और B के साथ भी बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर ली, ऐसे। तो देखो जब कैटलिस्ट इस A के साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा ना, तो ये बॉन्ड A इसके साथ बनाना स्टार्ट करेगा, तो ये बॉन्ड कमजोर हो जाएगी, क्योंकि A जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर लेगा, तो ये जो A वाली बॉन्ड है ये कमजोर हो जाएगी। इसी तरह यहां से B के साथ कैटलिस्ट के जो मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, B भी बॉन्ड कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे करते करते ये A यहां से निकलेगा, ये B यहां से निकलेगा, ये दोनों कंबाइन होकर AB बना लेंगे, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, ऐसे कैटलिस्ट काम करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। उसके बाद देखो यहां क्या लिखा है, यही लिखा है, देखो, कैटलिस्ट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। मतलब जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं, किसके बीच में, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में
और कैटालिस्ट की सरफेस के ऊपर जो एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल है उनके बीच में बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, कैटलिस्ट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर कैटलिस्ट के एटम है इनके बीच में और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इनके बीच में कैटलिस्ट बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो आस्ता आस्ता ये कैटलिस्ट सारे ए बी को अपनी सरफेस के ऊपर खींचता है। ठीक है ना। अब देखो, दिस इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट कैटलिस्ट सरफेस। कैसे होता है? जैसे ही कैटलिस्ट डालते हैं तो सारे ही ए प्लस ये A2 और B2 को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी सरफेस के ऊपर इनको पकड़ लेता है, ऐसे बॉन्ड बना लेता है। तो इससे क्या होता है? कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर A2 और B2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक है ना। वही लिखा है ना, दिस इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट कैटलिस्ट सरफेस। इसकी वजह से मतलब जैसा ही कैटलिस्ट डालो A2 और B2 को ये खींच लेता है अपनी तरफ, अपनी सरफेस के साथ इनकी बॉन्ड बना लेता है। तो इसकी सरफेस के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। किसकी? A2 और B2 की कंसंट्रेशन कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर बढ़ जाती है। अब देखो, एंड आल्सो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये क्या करता है? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको कमजोर कर देता है। जो मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट की बॉन्ड बन जाती है A के साथ, है ना, A2 है ना यहां और B2 है। एक बी की बॉन्ड कैटलिस्ट के मॉलिक्यूल के साथ या फिर कैटलिस्ट के एटम के साथ बन जाएगी। यहां एक ए की बॉन्ड इसके एटम या मॉलिक्यूल के साथ बन जाएगी, कैटलिस्ट के एटम या मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है। अब देखो, ऐसा होने से ये ए बॉन्ड और बी बॉन्ड कमजोर हो जाती है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, तो ए बी अलग से जुड़ जाता है, तो ए बी प्रोडक्ट बन जाता है। तो वही यहां लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करा देता है। ठीक है, कैटलिस्ट डालने से कैटलिस्ट अपनी सरफेस के ऊपर लेके आता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को, उनकी कंसंट्रेशन यहां बढ़ा देता है और उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करा देता है। बॉन्ड को जल्दी ब्रेक करा दिया इसने। देखो, जब कैटलिस्ट नहीं था तब तो ये आपस में कभी टकराते, A2 प्लस B2 टकराते तो बॉन्ड ब्रेक होती। जब कैटलिस्ट आया तो उसने ए को अपने साथ ऐसे चिपका लिया, बी को अपने साथ ऐसे चिपका लिया, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करा दी आसानी से। तो आप खुद सोचो, जब बॉन्ड रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में जब जो बॉन्ड है आसानी से ब्रेक करा देगा तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे ना, बॉन्ड ब्रेक होगी तो रिएक्शन होगी। तो कैटलिस्ट आसानी से बॉन्ड ब्रेक करा देता है। ठीक, जब आसानी से बॉन्ड ब्रेक करा देता है इसका मतलब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट लो कर देता है। ठीक, अगर कैटलिस्ट नहीं है तो रिएक्शन इस रास्ते से जाएगी, तो यहां बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर कैटलिस्ट है तो रिएक्शन इस रास्ते से जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी, बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगी। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में देखो ना, A2 प्लस B2 है, ए बॉन्ड है प्लस बी बॉन्ड है। ए बॉन्ड और बी बॉन्ड ब्रेक होगी तभी तो ए बी बनेगा ना। ठीक है, तो कैटलिस्ट इस बॉन्ड को जल्दी ब्रेक कराता है। ठीक, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जल्दी जब ब्रेक कराता है तो उस टाइम रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। तो वही यहां लिखा है, आल्सो वीकनिंग ऑफ द बॉन्ड्स इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में बॉन्ड्स की वीकनिंग कर देता है। अगर लिखा है द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। तो आपको पता है जब एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाएगी तो क्या होगा? रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ऐसा ही कैटलिस्ट का काम आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा था। ठीक, अब देखो दूसरा रीजन ये भी है, आल्सो बिकॉज ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी रीजन है। एक तो ये रीजन है कि अपनी तरफ खींच लेता है, बॉन्ड को ब्रेक कराता है, एक्टिवेशन एनर्जी लो कराता है, लेकिन उसके पीछे मेन क्या है? यहां लिखा है आल्सो बिकॉज ट्रांजिशन मेटल आयंस कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब ट्रांजिशन मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज भी कर सकते हैं। दे बिकम मोर इफेक्टिव एज कैटलिस्ट, इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट का काम करते हैं। इनमें बहुत प्रॉपर्टीज हैं। देखो कैटलिस्ट का काम क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो इनमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट अडॉप्ट करने की कैपेसिटी है। कभी +2 दिखाते हैं, कभी +3 दिखाते हैं। तो यहाँ सरफेस के ऊपर ये कुछ ऐसा करेंगे, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह चेंज करके इनकी बॉन्ड को ब्रेक करवा देंगे। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करा देंगे तो रिएक्शन को जल्दी करा देंगे, मतलब रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देंगे। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे कैटलिस्ट जो होते हैं वो काम करते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं उनमें ये मतलब ये उनमें पावर होती है क्या? टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। यहां तक भी आप एग्जाम में लिखोगे ना, चलेगा। ये आपको मैंने बता दिया कि थोड़ा सा काम कैसे करते हैं। ठीक, सरफेस के ऊपर बुलाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक कराते हैं, तो कैटलिस्ट जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करा देते हैं, चलो रिएक्शन करा देते हैं। तो ये थी हमारी 6 नंबर वाली प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक, कुछ ज्यादा खास चीज तो इसमें है नहीं। ठीक, तो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी।
ठीक है, या फिर कैटालिटिक एक्टिविटी, तो आप बोलोगे उसमें टेंडेंसी होती है, ये बहुत बार मैंने बोल दिया, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट और कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। साथ में ये भी लिख सकते हो कि सरफेस के ऊपर बुलाता है, उनके बीच में बॉन्ड्स को वीक करा देता है, एक्टिवेशन एनर्जी लो करा देता है, मतलब तो इसलिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी 6 प्रॉपर्टी। यहाँ तक ही हमारा ये लेक्चर रहने वाला है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप पूछ सकते हो। मैंने आई थिंक 2-3 बार बोल दिया है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा, और जो मैंने कुछ गलतियाँ कर दी आज बोलने में बीच में, क्योंकि मैं 8-10 दिन के बाद आई थिंक बना रहा हूँ या 9 दिन के बाद लेक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता गलतियाँ भी सुधर जाएंगी। आप अगर साथ रहोगे ना, आप देखते रहोगे लेक्चर, तो गलतियाँ भी सुधरेंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो कोई मेरे से मुँह से बोलने में कोई गलती हुई उसको आप इग्नोर करके कंसेप्ट पे ध्यान देना। अगर ये ना समझ आए वो हम और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये लेक्चर फिर इतना ही रखते हैं। तो रिवीजन कराऊं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी, मैंने पहले भी 2-2 बार बीच में रिवीजन कराई है। ठीक, हमने देखा इसमें अलाई फॉर्मेशन देखा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखी, अच्छा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखा, और क्या देखा हमने, और क्या देखा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखा, अलाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो पिछले वाले लेक्चर में देखी थी। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी मैंने आपको समझाया। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।